कर्नाटक में कांग्रेस की नीति को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या हैं, तथ्य क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है, आइए आपको उससे रूबरू कराते हैं। क्योंकि कर्नाटक में ओबीसी के तहत मुस्लिमों को आरक्षण देने का पूरा यह मामला है। इसके तहत मौजूदा स्थिति इस वक्त यह है कि कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 13% के आसपास में है और मौजूदा स्थिति में श्रेणी 1 में 17 मुस्लिम समुदाय या जातियां कहा जाए उनको शामिल किया गया है, जो एक श्रेणी 1 है। श्रेणी 2A में 19 मुस्लिम समुदाय को शामिल किया गया और एक नई श्रेणी 2B को जोड़कर उसमें 19 और मुस्लिम समुदाय को एक तरीके से शामिल करके, यानी सभी मुस्लिम समुदाय इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था मौजूदा कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार के द्वारा की जा रही है। तो ये एक तरीके से व्यवस्था का परिवर्तन। लेकिन स्थिति क्या हो रही है कर्नाटक में? ठेके में आरक्षण, क्योंकि मौजूदा समय में ही कर्नाटक में सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बदलाव की बात हो रही है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था क्या है आपको उसको भी बताते हैं। SC/ST के लिए 24% का एक आरक्षण है, ओबीसी की श्रेणी 1 के लिए 4% का आरक्षण है, श्रेणी 2A के लिए 15% का आरक्षण है और अगर इन श्रेणियों को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग अभी तक की मौजूदा स्थिति में 43% एक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था हो जाती है, ये सारे वर्ग मिलाकर। लेकिन नई प्रस्तावित जो श्रेणी जो 2B है उसका 4% जिसका सरकारी में ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात है ओबीसी के माध्यम से, उसको अगर जोड़ लिया जाएगा तो यह 47% पहुंच जाएगा, क्योंकि 43 के साथ 4% जुड़ के 47% हो जाएगा। और इसी 2B के माध्यम से 4% अतिरिक्त सभी मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर ही विरोध हो रहा। खासतौर से बीजेपी लगातार दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक लगातार इसका विरोध कर रही। तो यह एक तरीके से आरक्षण का खेल कर्नाटक में करने की कोशिश कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस की सरकार, सिद्धरामैया की सरकार कर रही है, जिसको लेकर जबरदस्त आज हंगामा देखने को मिला है। कर्नाटक का इस साल के बजट की अगर बात की जाए तो उसके भी तमाम ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर लगातार एक तरीके से विरोध हुआ। जल्दी से आपको बताने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम को लेकर 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का बजट एक तरीके से पेश किया गया। इसके अलावा सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण का जिक्र, जिसका हमने आपको विस्तार से समझाया। साथ ही साथ मुस्लिम विवाह के लिए जो सामान्य विवाह होंगे उनमें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव इस बार के बजट में दिया गया है। वक्फ संपत्तियों कब्रिस्तानों में विकास के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस बार के बजट में कांग्रेस सरकार ने दिया है। मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख के बजट का प्रावधान मौजूदा कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में किया है। इसी तरह इमाम जो लोग हैं उनका वेतन बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें इजाफा किया गया। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो मुस्लिम क्षेत्रों में नए ITI बनाने की बात की गई, अलग से जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे बनाने की बात की गई है। मुस्लिम छात्रों को 50% शुल्क रियायत दी जाएगी, जो उनकी एक तरीके से उनकी यात्राएं होंगी उसमें मिलेगी, मदद मिलेगी। मुस्लिम छात्राओं के लिए आवासीय PU कॉलेज बनाने का प्रावधान भी मौजूदा सरकार ने इस बार के बजट में किया है। मुस्लिम छात्रों को राष्ट्रीय और विदेश में मिलने वाली जो छात्रवृत्ति है उसमें वृद्धि की गई है। ये एक तरीके से एक टारगेट करते हुए मुस्लिम छात्रों और मुस्लिम समुदाय को फोकस करके बनाई गई तमाम नीतियां हैं। बेंगलुरु के हज हाउस भवन का विस्तार करने का प्रावधान भी सिद्धरामैया सरकार ने मौजूदा बजट में किया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुस्लिम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का एक अलग से अभियान चलाया जाएगा। सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं, मुस्लिम बच्चियों के लिए चलाया जाएगा एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण का अभियान। इसका बजट में प्रस्ताव किया गया। तो यह दिखाता कि अपने आप में किस प्रकार से मौजूदा कर्नाटक की सरकार प्रयास कर रही है टारगेट करने को लेकर। और कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण ओवरऑल, क्योंकि मौजूदा अभी नहीं लगातार पहले की भी बात की जाए तो कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण एक तरीके से मिला हुआ, जो कि संविधान विरोधी है क्योंकि वो धर्म के आधार पर है। तेलंगाना में भी 4% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था है, वो भी धर्म आधार पर है लेकिन संविधान विरोधी है। इसी तरीके से 2014 में महाराष्ट्र में 5% आरक्षण देने की बात उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से की थी। हालांकि वो टिक नहीं पाया था, इसलिए वो हुआ नहीं था, बट सरकार कांग्रेस की थी, उसने पूरी कोशिश की थी, आउटगोइंग सरकार थी उस समय पृथ्वीराज चौहान की। 2006 में सच्चर कमेटी ने कहा कि सशस्त्र बलों में मुस्लिमों की आबादी की गणना होनी चाहिए। 2006 वो समय था जब यूपीए की दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसी तरीके से इसके बाद जल्दी से अगले तथ्यों की अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक है। यह तुष्टीकरण का सबसे बड़ा एक तरीके से अपीसमेंट का बयान था। 2012 में योजना आयोग कहता है कि सभी केंद्रीय योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 15% राशि अलग से आवंटित होनी चाहिए, बाकी में सभी हो 15% सीधे इनके लिए होना चाहिए। 2013 में जो यूपीए सरकार थी उस समय कैबिनेट में अल्पसंख्यकों को 15% धनराशि अलग से मुहैया कराने पर चर्चा हुई थी, हालांकि इसका अलग से कैबिनेट नोट नहीं आया था। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने ओबीसी के कोटे से 8.4% आरक्षण मुस्लिमों को देने की वकालत की थी। हालांकि इस पर बात आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन यह सारा काम यूपीए सरकार के समय हुआ था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में SC/ST आरक्षण को खत्म किया गया। एक तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट की कोशिश लगातार यूपीए सरकार के माध्यम से
उनसे की गई थी। राहुल गांधी सबसे बड़े नेताओं में से एक है। उन्होंने कहा था मुस्लिम आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदू है। हिंदू आतंकवाद को लेकर उन्होंने एक नया शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने 2012 में राहुल गांधी ने मुस्लिमों के आरक्षण देने की बात खुले मंच से की थी। अपनी जनसभा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। तो यह अपने आप में लगातार तुष्टीकरण की नीति को लेकर घिरती रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 जो अभी कुछ समय पहले हुए, उसमें मुस्लिमों को आरक्षण का वायदा भी किया गया था, क्योंकि तमाम उलेमाओं की एक समिति ने उनको पत्र दिया था। उन मांगों को मानने की बात उस समय कांग्रेस ने अपने अभियान के तहत की थी। तो इसी पे हम करेंगे आज की चर्चा भी, क्योंकि कर्नाटक में लगातार सियासत गरमाई हुई है। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, कि किस तरीके से लगातार आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ, आरक्षण पर रार घिर गई कर्नाटक सरकार, क्योंकि कर्नाटक में लगातार मामला गरमाया हुआ। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ऋषि शंकर मिश्रा, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर लगातार घेरती रही है और एक बार फिर उसने कर्नाटक विधानसभा में वही काम किया है। संविधान विरुद्ध है ये। ऋषि जी, देखिए, धर्म के आधार पे आरक्षण की शुरुआत गुजरात में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके कार्यकाल में हुआ। तो भाजपा किस मुंह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है? क्या हुआ था सर? ऋषि जी, क्या हुआ था उस समय? ऋषि जी, क्या हुआ था? जी, आप तो विद्वान पत्रकार है, आपको जानकारी होगी। नहीं, आप दर्शकों की बेहतरी के लिए बता दीजिए सर, क्या हुआ था। मैं बता रहा हूँ, धैर्य रखिए, व्याकुल नहीं होना है। नहीं, व्याकुल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सीमा होती है, इसलिए कह रहा हूं आपसे। जी 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 जी। गुजरात तत्कालीन गुजरात सरकार ने धर्म के आधार पे मुसलमानों के एक वर्ग को आरक्षण की सुविधा दी थी। उस समय मुख्यमंत्री उस समय गुजरात के नरेंद्र मोदी थे। जहां तक कर्नाटक की बात है, तो जिस देवगौड़ा सरकार ने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया, उस सरकार को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। नंबर 2, येदियुरप्पा साहब का 2 बार पूर्णकालिक सरकार रहा कर्नाटक में भाजपा का। तो क्यों ना आप जो धर्म के आधार पर देवगौड़ा सरकार ने रिजर्वेशन दिया, उसको आपने खत्म कर दिया। तो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की शुरुआत गुजरात और कर्नाटक से हुई, या उस सरकार से हुई जिस देवगौड़ा सरकार को भाजपा सपोर्ट कर रही थी। ठीक है जयराम जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो परिपाटी शुरू की उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और गुजरात का उदाहरण भी दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है आर्येंद्र जी, आपने अपने विश्लेषण में वो तमाम तथ्य बताए हैं जिसके आगे कोई भी तर्क टिक नहीं रहा है, लेकिन मैं उसमें ले जाना चाहता हूँ। ऋषि जी, आपने क्या किया, प्लीज सुन लीजिए। आपका मैंने सुना सभी ना, बिल्कुल सुन लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आज बात है ना, कि देखिए पूरी देश भर में इसको लेकर के क्यों विरोध हो रहा है, क्यों शक और सुबह की नजर से देखा जा रहा है कि ये बंटवारे और तुष्टीकरण की सियासत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भारत की आजादी के बदले इस देश को 2 भागों में बांटना स्वीकार किया ना। और किस आधार पर बटा था देश? इसी मजहब के आधार पर, मुस्लिम के आधार पर। जो पार्टी मुस्लिमों को एक अलग देश दे सकती है अपनी सत्ता लोलुपता के कारण, वो अगर 4% आरक्षण दे रही है तो कौन से बड़े आश्चर्य की बात है? हमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि उनकी परतें अब खुलती नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड की आज चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। कैसा काला कानून है, किसी की जमीन पर कब्जा भी कर लिया जाए और वो न्याय की गुहार भी उन्हीं के पास लगाए जिसने उस पर दावा कर दिया। देखिए जयराम जी, वो ये कह रहे हैं कि जब कर्नाटक में आपकी सरकार रही है, लंबे समय तक आप लोग रहे, तो आपने क्यों नहीं हटा दिया इसको, अगर आपको दिक्कत थी? आपने ही अपने विश्लेषण में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी ने जब लागू किया था तो वो बाद में कोर्ट में जाकर के टिक नहीं पाया। तो ये जो कुछ इलीगल है ये कोर्ट में धराशायी हो जाएगा। आज इनका बजट देख लीजिए ना, मुस्लिमों के लिए अलग से, मुस्लिम छात्रों को पढ़ने के लिए देंगे बजट, मुस्लिमों को मोहल्ला बसाने के लिए, उनकी रिहायशी इलाके के लिए बजट। ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास, ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके चीज में मुस्लिम कहना, मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम इलाके, हिंदू इलाके, ये बंटवारे की सियासत नहीं है तो क्या है? हर्षवर्धन जी, ठीक है हर्षवर्धन जी, कहां पे कौन जिम्मेदार है ये अपने आप में समझना होगा। मौजूदा समय में जो हो रहा है, या जो बात ऋषि जी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने जो शुरू किया हम उस पर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई भ्रम की या कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कुछ साफ साफ ना समझ में आए। कांग्रेस ये चाहती है कि इस बात की चर्चा हो कि मुसलमानों के लिए अलग से कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय, उससे पहले जब केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, तो विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया, कोई आधार नहीं था, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी अपीजमेंट के लिए किया। अभी ये चूंकि जब कहा जाता है ना कि क्या हुआ, ये जो टाइप 2 भी है ये SC/ST के लिए थी। ये जो बासवराज बोम्मई की सरकार थी, उन्होंने बाकायदा इसको लिंगायत और वोक्कलिगा में बांटा था, जो सुप्रीम कोर्ट से गिरा। सवाल यह है कि क्या उसके बावजूद मुसलमानों के बीच में कांग्रेस मैसेज देना चाहती है? जवाब है हाँ। उसको लगता है कि पूरे देश में अगर मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ आ जाए तो उसको दूसरी चीजें करने में आसानी होगी। ये कर्नाटक और तेलंगाना का ये मॉडल है जिसको वो समझते हैं कि सफलतापूर्वक हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। धर्म के आधार पर, रिलीजन, पंथ के आधार पर कोई भी आरक्षण एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जी ऋषि जी, सवाल यह है कि ओबीसी के कोटे में से अगर आरक्षण देने की बात है तो सीधे तौर पे जो आरोप लग रहा है कि साहब ओबीसी का हक छीन के आप देने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिमों को, तो ऐसे में तो सवाल उठेगा ना कि आप ओबीसी विरोधी हैं, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। देखिए व्यक्तिगत रूप से मेरा भी मानना है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन विद्वान सर व्यक्तिगत नहीं सर, संवैधानिक है सर, ये संवैधानिक है सर। ये सुन तो लीजिए व्यक्तिगत जो वरिष्ठ पत्रकार आपके पैनल में है, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, या भाजपा प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया कि गुजरात में इस परिपाटी की शुरुआत गुजरात में हुई थी कि नहीं हुई थी। जिस एचडी देवगौड़ा सरकार को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, उसी सरकार ने धर्म के आधार पर कर्नाटक में रिजर्वेशन की वकालत की थी कि नहीं? ओबीसी के हक को लेकर जो पूछ रहा हूं, जरा उस पर बताएंगे सर। मैं बुनियादी सवाल पे खड़ा कर, मेरा बुनियादी सवाल है सर आपसे। हाँ, अब सुन तो लीजिए, आप ही को सुन रहे हैं सर। नहीं है, हाँ, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन ये परिपाटी भाजपा ने गुजरात में शुरुआत की थी। गलत है, मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। मेरा कंटेंट तो सर उनकी सारी नीतियां आप लोग क्यों नहीं अपना देते हैं सर? अगर वो इतना अच्छा करते चले आ रहे हैं तो अपना लीजिए नीतियां। तो भाजपा किस आधार पर कांग्रेस को घेर रही है? नहीं, आप अगर इतना फॉलो करने वाली स्थिति है तो फिर तमाम नीतियां अपना लेनी चाहिए जिन पे वो उनका वफ को लेकर क्यों फिर विरोध हो रहा है सर? जी, किस आधार पर घेर रही है कांग्रेस को? नहीं, आप ओबीसी के कोटे में से ले रहे हैं, अगर दे रहे हैं उनमें से आरक्षण, तो सवाल ये कि साहब ओबीसी के विरोध एक तरीके से उनका हक छिन रहा है, सवाल ये है। तो ओबीसी में तो तेली समाज भी नहीं आते थे, जिस समाज से नरेंद्र मोदी है, तो ओबीसी का हक तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं मारा था गुजरात। सर माफ कीजिए, ये मसला जा चुका कोर्ट तक, इसमें धार नहीं है, इसी मुद्दे पर रही है अभी। हाँ, घाची तेली जो है गुजरात में ओबीसी कैटेगरी में सर मैं वही कह रहा हूँ, ये मसला कोर्ट तक जा चुका है, इसमें कुछ नहीं निकला। इसमें आइए, ओबीसी के हक क्यों देना चाह रहे हैं मुस्लिमों को कर्नाटक में? ये तो आप भाजपा से पूछिए। भाजपा ने परिपाटी गुजरात में शुरुआत की, तो सर सारी बातें उनकी मान लीजिए, अगर वो परिपाटी आपको उनकी अच्छी लगती है। विप्लव जी क्यों नहीं, आप लोग तमाम चीजें क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं साहब दो चीजें गिना रहे, कर्नाटक में और गुजरात में जो आपने शुरू किया। ऋषि जी बहुत कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनके अंदर तथ्यों की जानकारी इनको नहीं है। सुन लीजिए ऋषि जी, अच्छा सुन लीजिए। हाँ, अब आप ही का आरोप लेके आ रहे हैं, आप ही का आरोप लेकर आ रहे हैं। हाँ बोलिए। ऋषि जी इसलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि इनके अंदर का जो हिंदू है ना, वो बार बार कह रहा है कि मजहब के आधार पर हिंदू से पहले हिंदुस्तानी है। ऋषि जी अब आप अधीर हो रहे हैं। ऋषि जी आप अधीर हो रहे हैं सर, आप सुन लीजिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये बंटवारे का बीज बोता है और आगे चल करके फिर कहीं एक और पाकिस्तान ना बने, इसलिए इसको आज ही रोकना आवश्यक है। नंबर 1। नंबर 2, ओबीसी समाज का, SC/ST समाज का आरक्षण तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार और बंगाल की सरकारों में लगातार उस पर डाका डालने का प्रयास कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगियों ने किया है। आज आपका चरित्र और चेहरा एक बार फिर से सामने है। लेकिन हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है, वो खुल करके चाहती है कि मुसलमानों को एक संदेश दे सके, ताकि जो मुसलमान बंगाल में ममता के साथ चला गया, जो मुसलमान यूपी में अखिलेश यादव के साथ चला गया, जो मुसलमान बिहार में राजद के साथ चला गया, उसको वापस लाना है। ये वापस अपने मुस्लिम वोट बैंक को पुख्ता करना चाहते हैं। सारी कवायद इसी की है। पूरे बजट में कर्नाटक के मुस्लिम क्षेत्रों का विकास करना है, मुस्लिम छात्रों को आरक्षण देना है, मुसलमानों की अलग से कॉलोनी बनानी है।
इस देखिए, देश को लगातार खेल हिंदू चल रहा है। क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र बच्चों पे में बात नहीं कर बांटने रहे, की लगातार राजनीति, खेल चल रहा है हमारे ये जो भाई का। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में ये रिकॉर्ड करके नफरती जो आए सामान हैं, है पूरा जो बोल रोज के टीवी रहेंगे। चैनलों पर आकर ठीक है, खत्म होते हैं, जी। इनको हमें रिकॉर्ड बंद करके करना जो आए हैं, ठीक पड़ेगा। है, पूरा बोल के हर्षवर्धन जी सवाल यह है कि आखिर जो हो रहा है अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उसे तो रोकने की जरूरत है ना, वो कैसे रुकेगा? वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कैसे रोका जाए देश हित में, संविधान के हित में? क्योंकि संविधान को लेकर लगातार लहराकर बात की जाती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा जमीन पे हो रहा है जो संविधान विरुद्ध है तो उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि तथ्य ठीक से जान के बात करनी चाहिए। गुजरात ने कोई मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की परंपरा की शुरुआत नहीं की। इन्हें सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट का पता नहीं है, पत्रकार हैं आप, क्या आपको सामान्य जानकारी नहीं नहीं है है? और ये आपको कुछ भी जानकारी बोल रहे नहीं है? लगातार इतनी देर आपको से। जानकारी नहीं है हर्षवर्धन जी? इस तरह से बात नहीं गुजरात अच्छा के लिए अच्छा ऋषि जी जानकारी साझा कर दीजिए। आप तथ्य के साथ जानकारी साझा कर दीजिए किस तारीख में हुआ था। अगर आप जानकारी दे देंगे, अगर पुष्ट जान ऋषि जी सुनिए, अगर आप पुष्ट जानकारी, अरे सुन लीजिए ऋषि जी, पुष्ट जानकारी दे देंगे कि इस तारीख को इस गजट नोटिफिकेशन के साथ हुआ था, वो अभी हर्षवर्धन जी मान लेंगे। नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, उनकी बात ठीक होगी। हर चीज अपनी बात को पूरा करें आप, तब तक आप निकाल लीजिए सर, वो बोल रहे आप निकाल लीजिए ऋषि जी। हाँ, सेंट्रल लिस्ट में देश भर में कई ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं, उनका लाभ गुजरात में भी मिलता है। गुजरात सरकार ने किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण आज तक नहीं दिया। ये एक जिसको कहते हैं ना कि ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे राज्य में पिछड़े मुसलमानों को भी हर योजना का लाभ मिल रहा है, जिसको विशेष करके विपक्षी पार्टी के लोग गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अगर ऐसा कोई आरक्षण चल रहा है तो उसका जवाब तो आप सदन के भीतर भी दे सकते थे, लेकिन वो देने की स्थिति नहीं, क्योंकि वो तथ्य नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, मोदी सरकार में आज भी ऐसा नहीं कि मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस देश में हर कोई नागरिक है, हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन SC ST का और OBC का हिस्सा छीनकर वो मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना, ये कतई गलत है। ये जो कैटेगरी 2B में मुस्लिमों को शामिल किया गया है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको रोका जाना चाहिए और इसका राजनीतिक तौर पर विरोध भी होना चाहिए। अब सोचिए कांग्रेस कितनी इस पर रिजिड है या कहें कि अड़ी हुई है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। उनको लगा कि ये संदेश जाना चाहिए, ये डिबेट होनी चाहिए कि कांग्रेस मुसलमानों को अलग से दे रही। मुसलमानों का ऐसा नहीं कि इनके समय में कोई हाल अच्छा हो गया। सारी रिपोर्ट जो उस समय जितनी कमेटीज बनी, उन कमेटीज में साफ साफ कहा गया कि मुस्लिमों की हालत यूपीए के शासनकाल में या उसके पहले कांग्रेस शासनकाल में अच्छी नहीं रही। लेकिन एक मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति, एक ऐसी राजनीति जिसके जरिए वो बता सके कि मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं, और विशेष करके उनको लगता है कि जो क्षेत्रीय दल उनकी जमीन खींच चुके हैं उसको वापस पाने का यही एकमात्र जरिया है। बिल्कुल ऋषि जी, सवाल ये उठता है कि मनमोहन सिंह साहब कहते थे, मैंने इसका भी जिक्र भी किया कि साहब पहला हक एक तरीके से अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। तो इस प्रकार की सोच के साथ में कांग्रेस की तो लगातार एक पूरी परिपाटी रही है और उसी का विस्तार कर्नाटक में दिखाई पड़ रहा है। अब हर्षवर्धन जी विद्वान पत्रकार हैं, अब जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं 2007 में नरेंद्र मोदी सरकार, तत्कालीन गुजरात की सरकार ने इस विषय को विधानसभा में टेबल किया था कि नहीं किया था, और मुसलमानों में एक खास वर्ग को रिजर्वेशन दिया था कि नहीं दिया था। अब तथ्यों की जानकारी नहीं है, आप बीच में मत बोलिए, झूठ मत बोलिए ना, नहीं आप झूठ मत बोलिए। नहीं ऋषि जी आप वो नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जिसके तहत मिला, तो वो मान लेंगे आपकी बात को। हाँ, अब मैं इतनी जातियां जोड़ी गई थी, बताइए। तैयारी करके आते ना, वो सबूत वो पन्ने लेकर के आते। या तो राहुल गांधी की तरह भी कोर्ट में जाके नाक रखेंगे, माफी मांगेंगे। ऐसी आदत क्यों है कांग्रेसियों की भाई? नहीं सबूत लेकर आइए। ठीक है ऋषि जी, बात यही है कि आपने सबूत लेकर आते। खैर चलिए, जाने दीजिए। मैं कोई सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांगूंगा। अरे आप राहुल गांधी ही बन सकते हैं, सावरकर बनने की हैसियत नहीं है। ठीक है, सुनिए आपका दोहरा चरित्र फिर से दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में ओबीसी सचिव नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ छुपा जाते हैं कि उन्हीं के शासनकाल में ओबीसी आरक्षण के फाइल पर लगातार उनकी दादी, उनके परनाना, उनके पिताजी बैठे थे। नंबर 2, आज क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र साफ दिख रहा है। एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों और दलितों के हक की बात करते हैं, दूसरे तरफ
ये विद्वान है, उनके विद्वान तो आरक्षण ये के प्रवक्ता हिस्से बोलेंगे तो सही से है। मलाई मुस्लिमों को काट कर देना चाहते हैं। गुजरात ठीक है, सर। दोहरा रवैया है कांग्रेस का। जयराम जी, जयराम जी। एक लाइन कह दूं। जी, ये एक सेकंड, हाँ, जी। ऋषि जी, मैं- आरक्षण देखिए, मैं बीच सामाजिक में- और मैं- आर्थिक आधार फिर पर ही बीच मिला है। में बोल रहे कुछ हैं। वर्गों को फिर आर्थिक बीच में आधार बोल रहे पर, हैं। कुछ वर्गों को मनमोहन सामाजिक सिंह ने बिल्कुल क्या धार्मिक कहा? आधार पे कहीं नहीं मिलना चाहिए, ये संविधान संवैधानिक बिल्कुल है, ठीक ये नहीं है, चलेगा। बिल्कुल जयराम जी, क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है धर्म के आधार पे वो कहीं भी दिया गया हो, कहीं दिया जा रहा हो, ये संविधान सम्मत नहीं है, इसीलिए विरोध होता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का।